कर्क राशि में सूर्य क्या बनेगा शुभ योग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सभी ग्रहों में सूर्यदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि सूर्य आत्मा, ऊर्जा और उत्साह के कारक माने जाते हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक सूर्यदेव हर एक महीने में राशि बदलते हैं, जिसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष जानकारों के मुताबिक ये बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फिलहाल सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, किसे तरक्की मिलेगी, किसे लाभ मिलेगा, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष जानकारों के मुताबिक कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव हैं और सूर्य के साथ इनकी मित्रता का भाव रहता है। श्रावण मास में सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने से बुधादित्य राजयोग बन रहा है और सूर्य के राशि परिवर्तन से और क्या क्या शुभ योग बनेंगे, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। देश और दुनिया पर कितना असर होगा, इस पर भी चर्चा आगे करेंगे। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां खास तौर पर बहुत अहम होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। दोनों महत्वपूर्ण होती है। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो फिर कर्क संक्रांति मनाई जाती है और जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की। और इस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में अंधकार बढ़ता चला जाता है। कर्क संक्रांति को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे श्रावण संक्रांति भी कहा जाता है और इस समय से तामसिक शक्तियां प्रभावशाली होने लगती हैं। इसीलिए माना जाता है कि ये देवताओं की रात्रि है और इस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसीलिए शुभ और मंगल कार्य करने में की मनाही होती है और इस समय में पूजा, उपासना और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है। तो कर्क संक्रांति पर दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। देखिए, सूर्य देव जब भी किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए सूर्य देव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। और देखिए, सूर्य का 4 राशियों में प्रवेश करना बड़ा महत्वपूर्ण है। मेष में, कर्क में, तुला में और मकर में। इनसे अगले 3-4 महीनों का हाल पता चल जाता है। तो सूर्य देव लगभग जुलाई के मध्य में कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और उस समय कर्क संक्रांति होती है। देखिए, कर्क संक्रांति को सावन की संक्रांति भी कहा जाता है। इसीलिए कर्क संक्रांति के अवसर पर निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जितने दिन सूर्य देव कर्क राशि में रहते हैं, लगभग 1 महीने तक, मध्य अगस्त तक, तब तक अगर आप रोज सुबह शाम शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का जप करें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रतीक भट्ट जी मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आचार्य गौरव जुड़ चुके हैं। पंडित हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, शुरुआत आपसे करते हुए, आपको याद होगा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 28 जुलाई तक बहुत सावधान रहना है, अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना क्या थोड़ी राहत देगा? किस तरह के योग बन रहे हैं आने वाले 1 महीने? देखिए, राहत का समय तो नहीं दिखता। सूर्य अपनी मिथुन राशि, क्योंकि जो कि उसके राजकुमार की राशि है, बुध की राशि है, वहां बेहतर फील करते हैं। कर्क राशि जलीय राशि है, जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो जल और अग्नि तो बुझ जाते हैं मिलके, तो निश्चित तौर पर इसलिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर ग्रह मंडल को समझें तो निश्चित तौर पर अपनी रानी, राजा का दर्जा मिला है सूर्य को और चंद्रमा को रानी का स्थान मिला है 9 ग्रहों में, वहां प्रवेश कर रहे हैं। सौम्य राशि है, जलीय राशि है, भावनाओं की राशि है, यही सब मामला गड़बड़ाएगा, लोग भावनाओं में बहेंगे। सूर्य जो डिसीजन मेकर है, क्योंकि उसे जनता के लिए, सरकार चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कहीं ना कहीं टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो सब क्षीण होंगे, कहीं ना कहीं लोग इससे इम्पैक्ट होंगे। स्थिति ऐसी आ जाएगी, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की ये स्थिति सूर्य का गोचर दर्शा रहा है। अब इसके और गोचर को भी अगर समझा जाए, इसी के साथ साथ अभी भी मंगल केतु एक साथ सिंह राशि में बैठे हैं, इसी के एक राशि आगे, वहां पे भी स्थिति खराब। अब और अगर आगे बढ़े तो उसके उलट कुंभ राशि में इस समय राहु की स्थिति, वो भी कहीं से भी अच्छी नहीं कहा जा सकती।
मीन राशि में शनि की स्थिति अच्छी नहीं कहा जा सकती। सिर्फ एक ही चीज ठीक है कि अब बृहस्पति थोड़े एम्पावर हुए हैं क्योंकि मिथुन राशि में है, लेकिन उसका भी बहुत इम्पैक्ट नहीं है। यह है पूरे ग्रह गोचर की स्थिति इस समय संसार में। क्यों अच्छी स्थिति बृहस्पति की नहीं है? क्योंकि वो अतिचारी हैं, सामान्य अवस्था से तेज भाग रहे हैं। तो सूर्य जल में जाके परेशान है, बृहस्पति अतिचारी होकर स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। राहु केतु और मंगल का ये सब आमना सामना, मंगल केतु एक साथ, राहु उसके सामने, तो मंगल की एनर्जी भी खत्म। तो इस दौरान देखा जाएगा संसार में बहुत तरह की हलचल होंगी, भूकंप से लेके, सुनामी से लेके, बाढ़ से लेके, प्लेन क्रैश। क्योंकि सूर्य है इसलिए सत्ता में बैठा हुआ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, उसको भी दिक्कत हो सकती है। इवन आयु तक की भी दिक्कत हो सकती है किसी बड़े राजनेता को, वो भारत और भारत के बाहर भी हो सकता है। निश्चित तौर पर ग्रह गोचर बहुत अच्छा नहीं दर्शाते हैं। 16 अगस्त से जब सूर्य अपनी सिंह राशि में जाएंगे स्थिति अच्छी होगी, लेकिन वहां स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि फिर सूर्य केतु का कहीं ना कहीं जमावड़ा एक साथ हो जाएगा। 27 जुलाई को अगर मंगल निकल रहे हैं केतु के साथ तो सूर्य जुड़ जा रहे हैं, अगेन अग्नि केतु के साथ जुड़ रही है। तो ये स्थिति कमोबेश, इसीलिए पूरे साल हम आपको बार बार ये शो कर करके बता रहे हैं कि कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे नहीं। बहुत उथल पुथल है। आपकी राशि के हिसाब से समझेंगे आगे, लेकिन एक बार पंडित हनुमान मिश्रा आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है इसको लेकर? जी, मैं बहुत हद तक सहमत हूं प्रतीक भट्ट जी से, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, उसका मूल स्वभाव ही आग देना है, और आग यदि पानी में पहुंच जाए तो दोनों के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। पानी का अस्तित्व भी धुआं में बदलने लगता है और आग भी धुआं में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य को आरोग्यता का कारक माना जाता है। अब जब आरोग्यता का कारक खुद ही अपनी जो अवस्था है, अग्नि जो उसका वास्तव में स्वरूप है, उसमें संकट है, तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, बीमारियों का भय उत्पन्न हो सकता है। सामान्य बात भी है कि बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसका एक रीजन, ज्योतिषीय कारण यह भी है कि आरोग्यता का कारक जल तत्व में पहुंच गया है, उसका अस्तित्व जो है वो खुद बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीमारियां फैल सकती हैं, जल से संबंधित परेशानियां लोगों को और भी रह सकती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। आप लोग कह सकते हैं कि बारिश के मौसम में बाढ़ तो आएगी। तो सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहा है कि जब तक वह कर्क राशि में है, जल से संबंधित परेशानियां अपेक्षाकृत अधिक रहेंगी। वैसे तो हम लोग हर शो में चर्चा करते हैं कि अभी फिलहाल दशाएं ठीक नहीं है, ग्रह गोचर ठीक नहीं है, कुछ समस्या आएगी, लेकिन आज के मुद्दे की अगर बात की जाए तो सूर्य जल तत्व राशि में जब तक रहेंगे, जल से संबंधित परेशानियां अधिक होंगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी दिक्कत रह सकती है। अगर भारतीय उसमें खास कर बात की जाए तो क्योंकि भारत की कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें ये आंतरिक कलह का योग निर्मित हो रहा है, तो कहीं आम जनता असंतुष्ट हो सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे बीमारी का भी कारण हो, समुचित इलाज ना मिले, जनता सड़कों पर आए, परेशान हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये समय बहुत अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत सूर्य के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ठीक है आचार्य गौरव, दोनों ने डरा दिया है, कहीं तो सुकून वाली बात बताइए, कुछ है कि नहीं? क्योंकि आप यकीनन ये कहा जा रहा है कि स्थितियां अच्छी नहीं है, बार बार हम इस बात को का जिक्र कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम लगातार अपने इसी शो में बता रहे हैं। पहले हमने बताया कि 28 जुलाई तक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब अगर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाता है तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद कहीं से कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है ऐसा। जी, क्या है आपकी कैलकुलेशन? जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 1 महीने का समय लेते हैं राशि परिवर्तन करने में, और हर साल सूर्य कर्क राशि से होके गुजरते हैं। तो इस बार ऐसा क्या है, क्यों इतना ज़्यादा डरने वाली बात है या परेशानियों की बात है? देखिए 2025 के अंदर आप सब कुछ देख चुके हो, इस समय कैसा माहौल चल रहा है, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आप सब कुछ देख ही रहे हो। इसके साथ में क्या देखा जाता है वो होता है बाकी सभी ग्रहों का गोचर। मैं अकेले सूर्य की बात नहीं कर रहा। सूर्य कर्क राशि में हैं, उन्होंने अपना गोचर किया, उनकी परिस्थितियां वो जलीय राशि के अंदर आए, थोड़ा सा प्रभाव उनका कम हुआ। अब इसके साथ में देखा जाता है कि बाकी सभी ग्रहों का क्या गोचर है। इस समय मंगल केतु भी तो कुंडली में सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्य की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य तो पूर्ण रूप से जिनकी कुंडली में खराब है, ये सूर्य की परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है,
पापकत्री में है, पाप दृष्टि में है, तो उन लोगों के लिए विशेषकर ये समय इतना बेहतर नहीं है। और अगर हम बात करते हैं संक्रांत की, जैसे अभी अब बात चल रही है, तो देखिए अभी स्टार्टिंग में आपने बताया कि मकर संक्रांत और मेष की जो मकर संक्रांत और कर्क की संक्रांत जो है ये बहुत ज़्यादा विशेष होती है, लेकिन इसके साथ में 2 संक्रांत और होती है जिसको बहुत वैल्यू दी जाती है। वो होती है आपकी मेष की संक्रांत और तुला की संक्रांत, जिसमें सूर्य उच्च के होते हैं और तुला में नीच के हो जाते हैं। तो इन खास टॉपिक को समझने के लिए हमें बाकी सभी ग्रहों को समझना भी ज़रूरी है। जैसा अभी बताया सर ने बताया अभी कि आने वाले टाइम के अंदर अगले महीने में जैसे ही सूर्य जो है वो गोचर करेंगे, वहाँ से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि से, सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे, कर्क के सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे केतु के साथ में, और 180 डिग्री आगे ठीक राहु उनको जो पूर्ण दृष्टि डालेगा। तो ये समय भी वाकई में इतना बेहतर नहीं है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर हमारे देश की बात की जाए तो भारत की राशि कर्क है और सूर्य कर्क राशि में आ गए हैं। तो ऐसे में देश के लिए खासतौर पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, शुभ संयोग कौन से बन रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो भारत के उत्थान और तरक्की की संभावना जताई जा रही, रुपया पैसा नाम शौहरत मिलेगी, आर्थिक सामाजिक और विदेश नीति के क्षेत्र में समय फिलहाल ठीक कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये क्या, सबकी अलग अलग कैलकुलेशन है। चारों खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम इस पर भी समझेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत की स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमी में भी मजबूत होगी और अगले 1 महीने में कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका भारत निभाता नजर आएगा। संजय शर्मा, आपके पास आते हुए अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो ये परिवर्तन कैसा देखते हैं आप? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखो, इस वक्त जो ग्रह स्थिति है आत्मचिंतन की स्थिति है, क्योंकि सूर्य को शरीर में आत्मा माना गया है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और चंद्रमा जो है जल तत्व की राशि है। अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो आज के दिन जो है, अगर हम आज से ही बात करें या कल से जब से सूर्य परिवर्तित हुआ है, सूर्य और बुध एक साथ एक राशि में आ गए हैं और गुरु के नक्षत्र में आ गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, जिस कारण से जो है भारत की स्थिति बड़ी ही मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने भारत की बात की, भारत की अगर हम स्थिति को देखें तो ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क राशि में विराजमान हो गए हैं। दूसरा, धन भाव में जो है मंगल और केतु की युति है सूर्य के घर में, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। विदेश नीति की बात करें तो वहां पर विदेश के अंदर जो है बृहस्पति देव जो है वहां विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, तो भारत के, और शुक्र अभी 11वें भाव में बैठे हैं भारत की स्थिति के हिसाब से। तो अगर कुल मिलाकर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, और भारत का जो परचम है, देश विदेश के साथ जो संपर्क है, जो हमारी मित्रताएं बढ़ रही हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और दक्षिणायन की तरफ जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो काफी अच्छा रहता है, और हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है, आम व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्या है कि यहाँ से जो त्योहारों का दिन भी प्रारंभ होता है। अभी क्या है, भक्ति की तरफ जो है रुझान होना चाहिए लोगों का, क्योंकि ये जो महीना है श्रावण का मास जो है ये जल का ही महीना है, और जल तत्व की ही राशि में जो है प्रवेश किया है सूर्य ने, और जल से ही जीवन बनता है हमारे जीवन में। और इस वक्त जो है सूर्य की उपासना करना, सूर्य की आराधना करना बहुत जरूरी है। विषयोग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा और शनि की युति भी चल रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मन के हिसाब से अगर सोचें और भारत की स्थिति को देखें तो आने वाला समय बड़ा अच्छा रहेगा। और एक योग और जो बन रहा है कि सूर्य के साथ जब चंद्रमा होता है तो जल मृत्यु योग बनता है, तो लोगों को पानी से जो है बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ पे जल प्रदेश है वहां सावधानी से चलें। ठीक है, चलिए अब भारत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीक जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, समय कैसा है भारत के लिए? देखिए, अगर भारत की स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। तृतीय भाव में, जो कि पराक्रम का भाव है, जहाँ पे सूर्य को बड़ा ही पावर प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं या तो लग्न में या तृतीय में या पंचम में या नवम दशम एकादश में पावरफुल होते हैं। तो भारत की शक्ति बढ़ने जा रही है। भारत आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, विदेश नीति के रूप से आगे उभर कर आएगा। तो भारत के लिए गोचर निश्चित तौर पर अच्छा है। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, चंद्रमा अपनी ही राशि में है तृतीय भाव में, और वहां पर सूर्य का पहुंच जाना बड़ा राजयोग बनाता है। वहां से सीधी दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, विदेश के मामलों में पड़ रही है। तो आप अभी देख ही रहे हैं, ट्रंप के ऊपर पूरी वर्ल्ड की निगाहें हैं और भारत के ऊपर कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो नरम हैं।
निश्चित तौर पर अगर इस तरह का टैरिफ आता है तो भारत को बहुत फायदा होने वाला है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में ऑलरेडी उभर चुका है और विश्व शक्ति के ऊपर टॉप पर बने रहना इज नॉट इजी, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अब इसको और समझे, भारत की जो दशा है चंद्रमा से मंगल की तरफ बढ़ रही है, तो मंगल की है, तो इस वजह से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये भारत के बहुत लिए मुफीद है, भारत के लिए बहुत बेहतर है। सिर्फ एक ही स्थिति दिखती, चौथे भाव पे भारत के मंगल और केतु का उदय होना, इसीलिए विमान घटना भारत में हुई, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के मां के घर में हुई विमान घटना, चौथा घर मां का, तो जो देश का शासक है उसके मां के घर में हुई, गुजरात अहमदाबाद में। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति यही दर्शाती है। और अगर अब बात करें नरेंद्र मोदी जी की भी, तो उनका तो भाग्येशी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, वृश्चिक लग्न है और कर्क राशि है। तो नवमेश का निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, दशम के स्वामी सूर्य उनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न के नवम में बैठ जाए तो धर्म कर्म अधिपति राजयोग होता है। ये पार्शियल बना, पूरा तो नहीं बना, कर्म वाले धर्म में बैठे, लेकिन बहुत बड़ा पावरफुल राजयोग है। और इस समय उनकी जो दशा चल रही है मंगल की, वो भी यही दर्शाती है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए स्वर्णिम काल, जो पिछले कुछ टाइम से सिंदूर के पहले से 4-6 महीने देखे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी उतार चढ़ाव वाले थे, यहाँ से वापस ग्रिप पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर भाग्य में सूर्य का बैठना बहुत जबरदस्त भाग्य बनाता है, और कहा भी गया है भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो मोदी जी निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं भारत का ध्वज लहराते हुए। ठीक है, और भारत के लिहाज से आगे और चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दुनिया के लिहाज से परिवर्तन कैसे है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन खास तौर पर आपके लिए ये गोचर कैसा है, यानी कि आपकी राशि पर कितना असर डाल रहा है, क्या करना है आपको, खास तौर पर अगर आपकी नौकरी और सेहत की बात की जाए। गौरव हमें बताएंगे तमाम राशियों के बारे में। आचार्य गौरव, पहली मेष, वृषभ और मिथुन 3 राशियों की अगर हम बात करें, इनके लिए परिवर्तन क्या संकेत है? जी, बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो देखिए, सबसे जरूरी है एंजाइटी से बचना। मेष राशि वालों, ये जो गोचर है इसकी परिस्थितियां आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता को लेकर आएंगी, क्योंकि ये जो भाव है सुख को कहीं ना कहीं, जैसे सूर्य का प्रभाव क्या है, तेज प्रभाव है आपकी कुंडली के अंदर, अगर हम देखते हैं तो इस गोचर की परिस्थितियां सुख को खत्म करती हैं। तो कोशिश आप ये करें कि थोड़ा सा एंजाइटी से अपने आप को आप बचाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को सोचोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, तो वो परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होती हैं। बात करते हैं इनके अगर हम व्यवसाय के लिए, तो देखिए किसी बड़े की सलाह लेना अपने कार्य के अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करूँ स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके जैसे कमर दर्द को लेकर परेशानियां अगर चल रही थी, यानी बोन से रिलेटेड कोई इश्यूज अगर चल रहे थे, तो वो धीरे धीरे जैसे ही ये गोचर आगे बढ़ेगा, यानी कि जुलाई के एंड तक में परिस्थितियां जो है वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देने वाली हो जाएंगी। ये परिस्थितियां स्वास्थ्य के लिहाज से और करियर के लिहाज से थोड़ी सी वीक हैं। बात करते हैं वृषभ के लिए, तो देखिए छोटी छोटी यात्राएं के योग बन रहे हैं। यात्राओं का भी आपके जीवन पे बहुत अच्छा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जीवन के अंदर, मतलब धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये गोचर आपकी छोटी यात्राओं को, आपके कलीग्स को दर्शाता है, यानी अच्छे कलीग्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं अगर व्यवसाय की, बिजनेस की बात करते हैं, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जो जंक फूड है उससे बचने का प्रयास करें, अन्यथा जो स्वास्थ्य है आपका लगभग इस गोचर की वजह से बेहतर रहने वाला है। मिथुन वालों के लिए मेरा स्पेशली आपको एक चीज़ कहना है कि अपने कुटुंब में, आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, आप सबकी बातों को सुने, एक बार समझें, आप उनकी बातों से सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य का काम क्या है, विच्छेद कराना। जिस भाव में बैठता है वहाँ पे सोच के अंदर बदलाव को लेकर आता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कोशिश करें अपनी सोच अपने कुटुंब में लोगों के साथ आप मिलाएं। दूसरी बात अगर मैं करता हूं, तो देखिए करियर वाइज ये परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतर होने वाली है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रमोशन को लेके या बिजनेस को लेके, तो नए अचीवमेंट्स यहाँ पे मिलते हुए आपको नजर आने वाले हैं। और कुल मिला के परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए। बिल्कुल, तो तीनों राशियों की बात की, अगली 3 राशियों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन एक बार हनुमान जी आपके पास आते हुए, भारत के लिहाज से आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है इस परिवर्तन को देखते हुए? ये भारत के लिहाज से दोनों तरह के परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
यदि हम लग्न कुंडली के अनुसार देखें तो चतुर्थेश तीसरे भाव में जा रहा है। तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। पड़ोसियों के साथ संबंध या तो बेहतर होते हैं या तो हम पड़ोसियों से बेहतर होते हैं। तो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ या तो संबंध बेहतर होने वाले हैं, जिसकी उम्मीद हम कम ही करते हैं पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, लेकिन पड़ोसियों की तुलना में हम बेहतर अपने आप को स्थापित कर सकेंगे, इस बात की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन चतुर्थेश का अपने से द्वादश भाव में चला जाना, यानी कि व्यय भाव में, अपने से व्यय भाव में, ये आंतरिक रूप से भारत में कुछ परेशानियां दे सकता है। इसका जिक्र मैंने पहले सेगमेंट में भी किया है कि जनता असंतुष्ट हो सकती है या जनता किसी बात से पीड़ित हो सकती है। लेकिन विदेशी मामलों में समय अनुकूल है। विदेश के साथ न केवल संबंध अन्य देशों के साथ अच्छे होंगे, बल्कि आर्थिक मामलों में यदि विदेश का किसी तरह से हस्तक्षेप रहता है या होता है तो उन तमाम मामलों में, आयात निर्यात से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परिणाम मिश्रित फलदायी हैं। यदि हम चंद्र कुंडली के अनुसार देखें, क्योंकि भारत की चंद्र कुंडली कर्क मानी जाती है, तो चंद्र कुंडली के अनुसार जो स्थिति है, दूसरे भाव का स्वामी प्रथम भाव पर आया है। यहां से भी आर्थिक मामले में एक अच्छा कनेक्शन है। बस ये है कि क्योंकि द्वितीय खुद ही कमजोर रहेगा, तो हो सकता है कि जितने की उम्मीद हमारे देश के आर्थिक मामलों के जानकार कर रहे हो उस लेवल पर तरक्की ना हो, लेकिन आर्थिक मामलों में भी कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। मतलब ये कि बहुत बड़ा चमत्कार अकेले सूर्य के गोचर से नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें बेहतर होंगी। जनता में असंतोष होने के बावजूद भी आर्थिक मामले में राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। अब सूर्य के इस राशि परिवर्तन का दुनिया पर कितना असर है, जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिका से ही हम बात शुरू करेंगे। अमेरिका की कुंडली में कुंभ लग्न का उदय होता है और सूर्य अमेरिका के छठे भाव में जा रहा है, और छठा भाव रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज का होता है। तो अगर हम इसी गोचर की बात करें, असर कितना होगा अमेरिका के लिए? रोग शत्रुओं के नाश का वक्त है, अमेरिका की परेशानियों के अंत का वक्त है, अमेरिका के खिलाफ जाने वालों का अंत होने की संभावना है, सुपर पावर का प्रभाव और उपस्थिति अगले 1 महीने तक ज्यादा बढ़ेगी। चीन, साउथ एशिया के कुछ देश और इराक को नुकसान की आशंका है। तो एक बार जरा संजय जी आपके पास आते हुए, अगर हम खास तौर पर दुनिया की बात करें, ये तो भारत की बात हुई, आप सभी ने अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया कि भारत पर इसका असर कितना होगा, लेकिन अगर मैं दुनिया के लिहाज से पूछूं तो कहां कहां कितना असर हो रहा है? देखो, विश्व की अगर हम बात करें और खास तौर से जो सुपर पावर आपने बात की अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए स्थिति काफी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि विश्व के अंदर उनके जो है गुप्त शत्रु जो है जागृत हो जाएंगे, क्योंकि उनके स्टार्स की जो पोजीशन है इस वक्त जो है वो काफी खराब कर सकती है, मानसिक पीड़ा दे सकती है। आप देखें कई डिसीजन जो है उन्होंने जो उनके राष्ट्रपति उन्होंने वापस भी लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी बात जो है विश्व की अगर हम बात करें, विश्व में जो पश्चिम दिशा है उस दिशा में काफी ज्यादा अशांति होगी और पूर्व दिशा की उन्नति होने के योग बनेंगे, जो विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो एशिया है वो एक सुपर पावर की तरफ जाएगा, पूरा एशिया जो है आगे बढ़ता जाएगा। जो पश्चिम के देश हैं वहां पर आर्थिक मंदी आने की पूरी संभावना। आप कनाडा की स्थिति देख लें, जर्मनी की स्थिति देख लें, अमेरिका में खुद भी जो है आत्मकलह कलेश की स्थिति बन रही है। लंदन को देख लें तो वहां का जो स्थिति, पश्चिम देशों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा जो है परेशानी पूर्ण रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो जो है जिस नक्षत्र में आए, शनि के नक्षत्र में आए हैं, वो दोनों आपस में समशत्रु हैं, जिस कारण से जो है पश्चिम देशों की स्थिति में काफी ज्यादा खराबी आएगी। और सूर्य का गोचर और पूरे ग्रहों की स्थिति को अगर हम देखें तो पश्चिम दिशा काफी ज्यादा खराब होने वाली है और वहां पर आर्थिक मंदी की स्थिति बनेगी। और भारत की अगर बात करें या साउथ एशिया की और पूरे एशिया की बात करें या साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो वहां पर काफी ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी और यहाँ पर उन्नति के अवसर जो है ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने यूरोप की बात की और आपने अमेरिका की। प्रतीक जी, यूरोप में वैसी स्थितियां थोड़ी सी खराब हो रही हैं, नाटो अपनी अलग रास्ते पर चल रहा है और उधर अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत के संबंध बन रहे हैं, तो ऐसे में दुनिया पर असर और दूसरे देशों का भारत के साथ संबंध की अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हैं आप इसमें? तो सर्वप्रथम तो दुनिया पे असर की बात करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं अमेरिका पे। छठे भाव में जा रहा है। छठे भाव के सूर्य को रोगनाशक, शत्रुनाशक माना गया है और कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ाने वाला माना गया है। तो निश्चित तौर पर जो छवि पिछले 6 महीने में बुरी तरह से कमजोर हुई है अमेरिका की, उसमें थोड़ा सुधार आएगा। उसमें ट्रंप की कुंडली भी मायने रखती है, जो कि बहुत सपोर्ट इस समय नहीं कर रही है।
लेकिन अमेरिका की स्थिति में सुधार आता हुआ इस वजह से दिखता है। अब उसके इर्द गिर्द और भारत से उसके रिश्तों की बात करें तो निश्चित तौर पर भारत और उसकी इसलिए बन रही है क्योंकि भारत की वृषभ लग्न है, उनकी कुंभ लग्न है। भारत के लग्न से दशम भाव में अमेरिका उदय हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को जबरदस्त सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के प्रोफेशन में, क्योंकि भारत के से दशम भाव प्रोफेशन का सपोर्ट करेंगे, भारत का प्रोफेशन उनकी वजह से बढ़ेगा। और आज भी जो आईटी इंडस्ट्री की वजह से इंडिया टॉप मोस्ट बना हुआ है, अमेरिका की वजह से बना हुआ है। अमेरिका की सारी कंपनी इंडिया में है, तो निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के रिश्ते और खराब होंगे अमेरिका से भी और रशिया से भी। लेकिन इस दौरान रशिया थोड़ा डाउन होता हुआ दिखता है और यूक्रेन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ चाइना की स्थिति डावाडोल रहने वाली है। चाइना अगले नवंबर तक, जो आने वाला नवंबर है, निश्चित तौर पर बड़ी खराब स्थिति में रहेगा, जो उसकी पोजीशन वहां से डिटोरिएट होगा। तो ओवरऑल स्थिति भारत के पक्ष की बात करें तो अमेरिका से सपोर्ट मिलता दिखता है, रशिया से कोई खास सपोर्ट नहीं है। चाइना जरूर परेशान करेगा और पाकिस्तान जरूर परेशान करेगा। एक छोटे मोटे युद्ध और झड़प की स्थिति निश्चित आप देखेंगे सितंबर माह के पहले पहले भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से। अच्छा, वैसे भी क्योंकि कहा ही जा रहा है पूरा उथल पुथल वाला साल है, सितंबर तक तो आप लोग बार बार कह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। जी, आपके पास आते हुए आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? कोई शुभ संयोग या फिर कहीं सावधानी पूरे देश, पूरी दुनिया को अगर देखें तो? दुनिया के जितने देश हैं सबकी अपनी अपनी अलग कुंडली है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि दुनिया के जितने भी शासन है, शासक प्रशासक हैं, शीर्षक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, सूर्य का इंटरफेयर सब में है। और सूर्य क्योंकि मित्र राशि में जा रहा है, कर्क राशि में जा रहा है, तो लॉजिकल की बजाय कुछ निर्णय भावनात्मक हो सकते हैं। जो अकड़, उदाहरण के लिए ट्रंप की बात की जाए तो उनमें एक बड़ी अकड़ देखने को मिल रही है। इसी तरह अन्य शासक भी जो बड़े अकड़ वाले शासक हैं, हो सकता है कि उनके भीतर भी कुछ भावनात्मक संबंध देखने को मिले। ये एक ऐसा समय है जो स्वार्थ को परे रख करके आप संबंधों को सुधार सकते हैं। यद्यपि विदेश नीति ऐसी है जहां कोई ना कोई फायदा देखा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जिन देशों में कोई अकड़ के चलते किसी की उन्होंने ऐसा कहा, मैं इस समझौते को मैंने इसलिए नहीं माना, ऐसी चीजें जहां पर ईगो सामने आ रहा था वो अब दरकिनार हो सकता है और लोग भावावेश में भी कुछ निर्णय ले सकते हैं। अब भावावेश के निर्णय आर्थिक मामलों में ठीक नहीं होते हैं, व्यापारिक मामलों में ठीक नहीं होते हैं, तो निर्णय तो लिए जा सकते हैं लेकिन उनसे फायदा मिलेगा ये बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, भारत की बात हम कर ही चुके हैं। बिल्कुल। भारत के संबंध भी पड़ोसियों के साथ बेहतर होने की उम्मीदें जगेंगी। हो सकता है किसी की मध्यस्थता फिर से दखल दे, बाद में वो फिर से मुकर जाए कि नहीं, मैंने ऐसी कोई मध्यस्थता की बात नहीं की थी। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम देखने को इस अवधि में मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं लौटूंगी आपके पास आने वाले, बिल्कुल आने वाले समय में हनुमान जी किस तरह का ग्रह गोचर रहने वाला, स्थितियां कैसी रहने वाली। आधा साल बीत चुका है, आधा साल अभी भी बाकी है और अभी 2025 की अगर अभी तक की बात करें, ग्रहों की उथल पुथल से हर कोई जूझ रहा है। लेकिन ये परिवर्तन, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, ये क्या संकेत है आपके लिए, ये भी हम जानते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन की हमने बात की, कर्क, सिंह और कन्या, आचार्य गौरव क्या बताएंगे इनके लिए? देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो आप सबसे पहले ये समझें, सूर्य एक ऊर्जा का ग्रह, ये आपके लगन में ही गोचर कर रहा है। यानी अगर मैं बात करूं आपकी चंद्र राशि, तो आपके चंद्र राशि के लगन में ही गोचर कर रहा है, सेंटर में। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली समय होगा आपका, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। आप लोग आपको देखना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। जब भी सूर्य हमारे लगन या हमारी चंद्र राशि को प्रभाव डालता है तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। यानी आपके, अगर मैं बात करता हूँ रोज़ाना की कमाई, तो 7वीं दृष्टि ठीक आपके सप्तम भाव पे पड़ती है, जो रोज़ाना के कमाई को बढ़ाता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है। कलीग्स हैं तो आपके इर्द गिर्द जो कलीग्स हैं वो कितना आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, ये टॉपिक देखा जाता है। तो ये कुल मिला के व्यवसाय के लिए, करियर के लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है। बात करता हूँ स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए, जब एक ऐसा ग्रह जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और वो आपके असेंडेंट में गोचर कर रहा है, यानी लगन में गोचर कर रहा है, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अपना जितना जो सात्विक भोजन होता है आप उसको ग्रहण करने का आप कोशिश करें, जंक फूड से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है वो आपकी पार्टनरशिप का भाव है।
तो थोड़ा सा अपने पार्टनरशिप को लेकर अपने पार्टनर की बात को अवश्य सुने। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए मेरा केवल यही आपको समझाना है कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करते हो, कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत सोच समझ के आप उसको करें। जॉब स्विच करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो थोड़ा सा समय आप वेट करें, एटलीस्ट जब तक सूर्य अपनी कर्क के बाद सिंह से निकल के कन्या तक में नहीं जाता। ये 1-2 महीने का समय है। इसके बाद अपने व्यवसाय के अंदर या जॉब के अंदर आप अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी को ला सकते हो। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है, तो बहुत सोच समझ के आप ट्रैवल करें, सावधानी के साथ करें, लोगों से ज़्यादा आप बहस करने से अपने आप को बचाएं। ये एक मेरा आपको एक गाइडेंस आपको देना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए समय सबसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। यानी कि आप जो भी मेहनत करोगे आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी मल्टीपल, क्योंकि ये गोचर आपके लाभ स्थान को बढ़ा रहा है। लाभ के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि होना, आप जो भी लोगों को समझाओगे वो लोगों तक इजीली पहुंचना। तो व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, जो लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है, यानी आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए, कोशिश आप ये करिएगा कि जितना हो सके आप अपना जैसे कि फूड होता है, खाने की आइटम्स होती हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधा कुंडली के पंचम भाव पे पड़ती है, जो पेट का भी है, हमारे प्रेम का भी है, हमारे नॉलेज का भी है। नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अपने खान पान का अगर आप ध्यान रखोगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल। अब बची 6 राशियां, उनकी भी बात करेंगे। प्रतीक जी, मेरे ख्याल से आज जुलाई के महीने में अभी तक जितनी बार आप सबसे चर्चा हुई है ना, आपने कहा बस 1 महीना, बस 2 महीने की और कठिनाई है। अभी गौरव ने भी सारी राशियों के बारे में ही बोला है कि बस 2 महीने की और कठिनाई है। भाई, आगे का ग्रह गोचर क्या कह रहा है? आधा साल बीत गया, स्ट्रेस में पूरी दुनिया, उथल पुथल मची हुई है हर तरफ। कम से कम 2025 में अभी तक लोगों ने राहत की सांस तो ली नहीं है। तो आने वाले जो महीने, क्या कहीं कुछ शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज है या नहीं? 30 अक्टूबर तक तो नहीं है, उसके बाद जरूर दिखती है। 30 अक्टूबर तक क्यों नहीं है? देखिए, पहले ये भी 27 को मंगल केतु अलग होंगे, तो 16 अगस्त को फिर एक 16 सितंबर तक आपके सूर्य आ गए। इसके बाद उस दौरान बृहस्पति अपनी नीचे की राशियां, मतलब कि एकदम अंतिम राशियों में, वृद्धावस्था में चले जाएंगे। जब कर्क में प्रवेश करेंगे बृहस्पति, तब स्थितियां थोड़ा सामान्य होना शुरू होंगी। हालांकि वहां पे भी अतिचारी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 2025 10 बार बोला गया है और लाखों बार हम लोग इसी चैनल में बोल चुके हैं कि ये साल अच्छा नहीं है। उसकी वजह सारे गोचर इस दौरान ऐसे पड़ रहे हैं, ग्रहों का मिलन ऐसा हो रहा है। 2025 स्वयं 9 अंक है, युद्ध का अंक है, रक्त का अंक है, रक्तपात का अंक है, स्वास्थ्य का अंक है, मंगल का अंक है। तो अगर मंगल दंगल ना कराए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने सारी दुनिया में दंगल देख लिए, जिस इराक से कोई लेना देना नहीं था, यूएस भी उसमें कूद पड़ा जबरदस्ती। तो यही है। और जिस सीरिया लेबनान के लिए युद्ध शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं इराक तक पहुंच गया, इजराइल का। तो यही स्थितियां देखी जा रही हैं। जिस भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, बलूचिस्तान उसमें कूद गया, वो भी मार रहा था उस समय उनको, जब भारत मार रहा था। तो आप समझिए, जबरदस्ती के युद्ध हो रहे हैं। हमारा और पाकिस्तान का युद्ध होना समझ में आता है, लीबिया सीरिया का इजराइल के साथ समझ में आता है, लेकिन इराक की एंट्री हो जाना, बलूचिस्तान की एंट्री हो जाना, यूएस की एंट्री हो जाना, यही सब है युद्ध का साल। इसीलिए बार बार कह रहे हैं ये युद्ध का साल है। यहाँ पे अगर आप शांति की कामना करते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। और वैसे भी नंबर साइकिल में आखिरी नंबर है, परिवर्तन का टाइम है, सब परिवर्तित होगा। और 2026 से आप देखेंगे चीजें कहीं ना कहीं वापस सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी उम्मीद तो नहीं, लेकिन हाँ, इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और बीच बीच में मंगल देव की पूजा करते रहें, चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है। अब यही कैलकुलेशन अगर हनुमान जी मैं आपसे पूछूं, कोई गुड न्यूज है आने वाले महीनों में या नहीं? अब क्योंकि जो भी कैलकुलेशन करके बताएगा वो लगभग सिमिलर ही होगी। प्रतीक भट्ट जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। अपने शब्दों में जरूर दोहरा सकता हूं कि बृहस्पति की जो स्थिति है, जिसको अतिचारी या शीघ्र चलने वाला कहा जा रहा है, तो ये क्योंकि कई वर्षों तक ऐसी है, तो अभी कई साल ऐसे ही उथल पुथल वाले रह सकते हैं। पर निकट भविष्य में अक्टूबर तक का जो समय है, विशेषकर 13 सितंबर तक तो बहुत ही सावधानी बरतने के लिए हम बार बार कह रहे हैं। 13 सितंबर के बाद थोड़ी सी राहत और 30 अक्टूबर के बाद कुछ बड़ी राहत, जिसे आप गुड न्यूज की श्रेणी में रख सकते हैं। तो तब तक
भगवती का ध्यान करें, हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, धैर्य के साथ काम करें, बेवजह के विवाद से बचें। दो लोग लड़ रहे हैं, उनको शांति वार्ता के लिए हाथ जोड़ें, अगर नहीं मान रहे हैं तो खुद भी उसमें इन्वॉल्व ना हो। ये विदेशों में भी देखने को मिल रहा है, आम व्यक्तियों के लिए भी यही नियम लागू होता है कि जितना जरूरी है उतना ही बोला जाए, जितना जरूरी है उतना ही एटीट्यूड दिखाया जाए, इसी में कल्याण है। और जैसा कि मैंने कहा, भगवती देवी का कोई भी स्वरूप, आप देवी दुर्गा, माँ काली का रूप जो है उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर सकते हैं। शांत रहें, ध्यान योग मेडिटेशन पर अधिक ध्यान दें, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें जिससे बृहस्पति स्ट्रांग हो, और पड़ोसी और भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखें जिससे मंगल नकारात्मक ना हो। ऐसा करके आप बेहतर जीवन जी सकेंगे। यह भी गुड न्यूज की श्रेणी में आप रख सकते हैं। ठीक है, यानी उपाय करने की जरूरत है। फिलहाल आने वाले जो समय है इस साल का, कम से कम वो अभी फिलहाल अच्छी खबर नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ अच्छी खबर आपको आ सकती है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर प्रयास करेंगे। अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, गौरव। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो ये गोचर है इनकी कुंडली के दशम भाव में बनता है। हालांकि सूर्य का दशम भाव में आना एक बहुत अच्छा पोजीशन है, लेकिन लाभ भाव के अंदर मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आना, मैं यही कहूंगा तुला राशि वालों के लिए कि अगर आप किसी जॉब को अगर आप कर रहे हो या बिजनेस को अभी आप रनअप कर रहे हो, अगर वहां पे छोटी मोटी कठिनाइयां आ रही हैं या फिर आप उसको स्विच करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो थोड़ा समय का आप इंतजार करें जब तक मंगल केतु आपके लाभ भाव से, यानी कि अगर स्पेशली केतु आपके लाभ भाव से निकल जाए तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी नेक्स्ट ईयर तक में जाके। अब बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय काफी अच्छा है आपके लिए। ये आपके काफी हद तक अगर कोई परेशानी चल भी रही थी जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे, तो धीरे धीरे जैसे ही सूर्य आपकी कुंडली में गोचर ये कर चुके हैं, तो ये धीरे धीरे सूर्य अपनी डिग्रीज को आगे बढ़ाएंगे, तो ये टाइमिंग्स आपके लिए काफी हद तक बेहतर होता जाएगा स्वास्थ्य के लिहाज से भी। लेकिन बिजनेस और नौकरी के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा भी आप धैर्य रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक के लिए, तो देखिए सबसे जरूरी है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो अपने बड़ों की सलाह जरूर लें। अगर आपको वहां पे कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनके आइडियाज को आप लेकर आएं। घर से आप निकले तो बड़े या बुजुर्गों के पैर छू के निकले। इसके रीजन ये सबसे बड़ा है कि ये जो गोचर है ये आपके नवमांश में बनता है। नवमांश हालांकि ये हमारे कुंडली के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग को भी दर्शाता है, तो कोशिश आप ये करें कि उनकी सलाह को अपनी लाइफ में आप लेकर आएं। ये आपके व्यवसाय के लिए और बिजनेस के लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये टाइमिंग कुल मिला के इतना बेहतर नहीं है। धीरे धीरे जैसे अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी तो वो धीरे धीरे बड़ा रूप ना ले लें, तो उसके लिए आप सावधानी जरूर, यानी कि हेल्थ इश्यूज को लेकर इस समय मेरे अकॉर्डिंग वृश्चिक वालों के लिए इतना बेहतर नहीं है। बात करते हैं अगर धनु के लिए, तो देखिए धनु राशि वालों के लिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां, एक तो कॉम्बिनेशन भी उनकी कहां बन रहा है कुंडली के 8th हाउस के अंदर। 8th हाउस जो है सडन बीमारियां, लंबी बीमारियां, अचानक से होने वाले नुकसान, अपने ही शत्रु बन जाएं, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। तो आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें। कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो उसको 10 बार आप सोचिए, चाहे नौकरी का है चाहे आपके व्यवसाय का है। उसमें अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, सोच समझ के अपने डिसीजन लें। स्वास्थ्य के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि देखिए जो अगर कोई परेशानियां आपके साथ चल रही थी तो डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें, ताकि कोई दिक्कतें आपके पास बड़ी ना हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव अचानक आने वाली परेशानियां हैं। तो कुल मिला के मेरा आपको बस यही बताना है। चलिए आखिरी 3 राशियों की बात करेंगे, लेकिन एक बार जल्दी से संजय जी के पास चले जाते हैं। संजय जी, वही सवाल मेरा आपसे भी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, आने वाले महीनों में क्या कोई अच्छी खबर मिल पाएगी या फिर हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, और क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिल पाएगी। देखो अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, और वो जो है सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है वो बहुत बढ़िया रहेगा और उसमें काफी ज्यादा लाभ भी होगा सबको। और दिसंबर के बाद से स्थितियां मजबूत होती जाएंगी और काफी चीजें जो है ठीक होती जाएंगी। और इस साल के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं, तो सूर्य की उपासना से सबसे ज्यादा लाभ होगा। और जितना सूर्य की पूजा करें, सूर्य का पाठ करें, सूर्य का जप करें, उससे विशेष लाभ होगा। और सूर्य मंत्र का जाप सबको करना चाहिए, और सूर्य के यजुर्वेदी मंत्र का जाप करें या फिर ओम गृणी सूर्याय मंत्र का जाप करें, उससे विशेष करके लाभ होगा और सभी राशियों के लिए काफी बेहतर रहेगा। और जो टेंशन्स विश्व में भी चल रही है वो क्या है कि जो अभी 9 नंबर है, फिर 1 नंबर आ जाएगा, सूर्य का नंबर भी परिवर्तित होगा, तो उससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा और विश्व के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल।
अब जल्दी से आखिरी 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। आचार्य गौरव, बताइए कैसा है उनके लिए समय? देखिए, बात करें मकर राशि वालों के लिए तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते आपको मिलेंगे, काम के नए आइडियाज़ आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे और वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बेहतर वो रहने वाले हैं। यानी व्यवसाय के लिए ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बात करूँ स्वास्थ्य की तो देखिए, दांतों से संबंधित परेशानी या आपको बोन से रिलेटेड इश्यूज अगर आपके साथ चल रहे थे या नसों से संबंधित इश्यू चल रहे थे, तो धीरे धीरे ये गोचर जैसे ही चेंज होगा ऑटोमेटिक ही आपको जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी हेल्थ वाइज और करियर वाइज ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो कोशिश आप ये करिएगा, थोड़ा सा अपने खर्चों को आप कंट्रोल करें, थोड़ा सा सेविंग को अपना बचा के चलें, क्योंकि इस समय पैसे का जो लॉसेज हैं, पैसा वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करने वाला, तो पैसा थोड़ा सा बचा के चलें। बात करें करियर की तो देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं दिन ब दिन थोड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में रहेगा। ये गोचर चैलेंज को लेकर आएगा और चैलेंज आप एक्सेप्ट कर भी लोगे और उसको आगे बेटर तरीके से आप लेके भी चलोगे। तो छोटी मोटी हर्डल्स रहेंगी व्यवसाय के अंदर, काम के अंदर, लेकिन आप उसको ईजिली कर पाओगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बहुत लंबी चलने वाली परेशानी, वो धीरे धीरे उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जुलाई के अंत तक में मिलना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता उसका जरूर मिलेगा। यानी हेल्थ वाइज और करियर वाइज ये समय थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आप उसको ओवरकम आप कर लोगे जुलाई के अंत तक में। अब बात करें अगर मीन के लिए तो देखिए, मीन वालों के लिए मेरा केवल यही आपको बताना है कि आप कोशिश करें कि आप भावनाओं में ना बहें, थोड़ा इमोशंस को आप कंट्रोल करें, क्योंकि ये समय शनि का भी आपको तंग कर रहा है, साथ ही साथ ये जो गोचर है इसमें भी सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में अच्छे भावों में नहीं है। तो कोशिश आप ये करिएगा कि थोड़ा सा अपना कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो बहुत सोच समझ के लें। किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन करते हो तो बहुत ध्यान से उसको आपको करना है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की मैं बात करता हूं तो अगर आपको लगता है कि छोटी मोटे इश्यूज अगर आपके साथ चल रहे हैं काफी लंबे समय से, तो जरूर आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसका सॉल्यूशन जरूर कराएं। बिल्कुल। तो चलिए, आपकी राशि के हिसाब से समय कैसा रहेगा वो तो जान लिया, लेकिन अब प्रतीक जी की कैलकुलेशन क्या कह रही है? बेस्ट राशियां आने वाले समय में, क्योंकि इस 1 महीना जबकि सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश रहेगा, तब तक अच्छी राशियां जिनके लिए अच्छा समय है और जिनके लिए थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि में कालपुरुष की कुंडली में अगर बैठाया जाए सूर्य को, तो निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले कहीं ना कहीं बेहतर फील करेंगे। तुला राशि एवरेज रहेगी। अब समस्याएं कहाँ दिखती हैं? सबसे ज़्यादा समस्या दिखती है कर्क को, सिंह को और मकर राशि को और कुंभ राशि को। ये 4 राशियां सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगी। उसकी वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि कर्क में खुद बैठे हैं, सप्तम को देखेंगे, सप्तम विवाह, बिजनेस, व्यापार, साझेदारी, और वहां पे जाके काल पुरुष की कुंडली में नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए मकर राशि इंपैक्ट हो रही है। अष्टम में पड़ी हुई राशि, वहां राहु बैठा है, स्थिति ऑलरेडी खराब है। तो निश्चित तौर पर जो राहु सूर्य का आत्मबल होता है, जो सूर्य की आरोग्यता होती है और भाग्य होता है, पिता द्वारा जो प्राप्त होता है, परिवार द्वारा जो प्राप्त होता है, उसमें कमी आएगी। इसलिए कुंभ राशि परेशान होगी। स्वयं कर्क में बैठे हैं तो पानी और आग मिलके धुआं बनते हैं, धुएं को राहु कहा गया है, तो इसलिए कर्क राशि भी परेशान होगी। सिंह इसलिए क्योंकि मंगल केतु एक साथ हैं, और अगर कर्क लग्न कर्क राशि उदय कराई जाए तो द्वितीय भाव मारक बना देता है, तो वहां पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अपने से 12वें भाव में चले गए। अपने से 12वां होता है किसी भी तरह का लॉस का, वो सत्ता का हो सकता है, सरकार का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, विवाह का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है। तो इसलिए सिंह लग्न सिंह राशि वालों का किसी तरह का लॉस देखा जा रहा है। तो सिंह, मकर, कुंभ और कर्क, इन 4 को बहुत सावधान रहना अगले महीने। बाकी 8 के लिए कहीं ना कहीं ये गोचर, ये स्थितियां लाभकारी दिखती हैं। हनुमान जी, एक आखिरी सवाल, अब उपाय क्या किए जाए? जी, उपाय देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सबके लिए एक उपाय बताइए, क्योंकि 12 राशियों को अलग अलग बताने का समय नहीं है। हाँ। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य पहुंचे हैं, जो माँ का यानी चंद्रमा का पक्का घर है, वहां पर पहुंचे हैं सूर्य। तो माता पिता की सेवा करना सबसे अच्छा रहेगा। सावन का महीना चल रहा है, जिस भी देवी देवता को मानते हो आप, जल से अभिषेक करना सबसे अच्छा रहेगा। यदि उसमें कुमकुम या हल्दी, क्योंकि कुछ देवी देवताओं को हल्दी नहीं चढ़ती है, कुमकुम या हल्दी
मिलाकर जल चढ़ाएं, माता पिता की सेवा करें, नियमबद्ध तरीके से सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और जल्दी सोने की कोशिश करें। जल से बेवजह ना खेलें, यानी जहां पर जल का भय हो उस जगह पर बेवजह पर्यटन करने ना जाएं। नदी में नाले में बाढ़ हो तो जबरदस्ती की यात्रा ना करें। ये जो डेयरिंग दिखाने का समय नहीं है, ये उपाय की तरह काम करेंगे। तो उपाय भी सावधानियां भी दोनों ही आपको अपनानी है। भयभीत नहीं होना है बल्कि सजग रहना है, सब कुछ मंगल होता रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, भयभीत नहीं होना है बल्कि सजग रहना है, अलर्ट रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।